अश्विक की कार हाल के बाहर आकर रुकी। अश्विक ने अपने साइड में देखा तो आरोही सो गई थी, जिसे देखकर अश्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बाहर निकला और फिर आरोही के साइड आकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अपनी गोद में उठाकर हॉल के अंदर जाने लगा। हॉल के अंदर आकर उसने देखा कि अभय और विजय जी शादी की तैयारियां करवा रहे थे। अश्विक को देखकर वो दोनों उसके पास आए। अभय, अश्विक, आरोही ठीक तो है ना? अश्विक, जी ये बिल्कुल ठीक है। शायद थकान की वजह से नींद आ गई, इसीलिए सो रही है। मैं इसे ऊपर कमरे में छोड़कर आता हूँ। विजय जी, ठीक है बेटा, तुम जाओ और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तैयार हो जाना। अश्विक, तैयार? अभय, वो सभी ने सोचा है कि शादी आज ही होगी, क्योंकि आज के पूरे दिन का मुहूर्त शुभ है। अश्विक, ठीक है कहकर वो ऊपर आरोही के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो ऊपर कमरे में आया, उसने देखा माही और तन्वी आपस में बैठी बातें कर रही थीं। अश्विक को देखकर वो दोनों खड़ी हो गईं। आरोही को इस तरह देखकर दोनों को उसकी चिंता होने लगी। तो तन्वी ने अश्विक की तरफ देखकर इशारे से पूछा, तो अश्विक ने पलकें झपका दी, जिससे तन्वी के मन को शांति मिली। अश्विक ने बेड के पास आकर आरोही को बेड पर लिटा दिया। फिर उसने आगे बढ़कर प्यार से आरोही के माथे को चूमा और उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर वो कमरे से निकलने लगा। तभी उसने तन्वी को इशारा करके बाहर आने के लिए कहा और माई को आरोही का ख्याल रखने का कहकर दोनों कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आया, उसने देखा समीर पहले से ही उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके पास आया और पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? समीर, तेरा ही इंतजार कर रहा था। उन दोनों बाप बेटी को अपनी जगह पर पहुंचा दिया है, बाकी काम तेरा। आशिक ने गुस्से में कहा। हाँ, उन्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मैं खुद सजा दूंगा। मेरे पापा और मेरी जान की इस हालत के लिए ऐसी मौत दूंगा कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। समीर ने अश्विक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर, वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है। फिलहाल खुद को शांत कर, थोड़ी देर में शादी है, उन्हें तो शादी के बाद देखेंगे। अश्विक ने हाँ में सिर हिलाया। समीर, वैसे तेरे और भाभी के भी सब ठीक है या? अश्विक, सब ठीक है अब। समीर, मैं खुश हूँ तेरे लिए कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। अश्विक, हाँ। समीर, चल तू आराम कर, मैं चलता हूँ। कहकर समीर जाने लगा तो अश्विक ने कहा, रुक। समीर ने अश्विक की तरफ देखा तो अश्विक ने कहा, तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेता? समीर, किसकी बात और कौन सी बात? अश्विक, तन्वी। तन्वी का जिक्र सुनकर समीर हड़बड़ा गया। उसने अटकते हुए कहा, क्या बोल रहा है तू? अश्विक, तू जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी बात मान क्यों नहीं लेता तू? बता क्यों नहीं देता सभी को अपनी शादी के बारे में? अश्विक की बात सुनकर समीर शौक हो गया। समीर, तुझे कैसे पता? अश्विक, वो छोड़, तू बता क्यों नहीं देता, ये बता। वो परेशान है, कब तक वो तुझसे दूर रहेगी? इसलिए तो उसने शादी नहीं की थी। आखिर जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तू भी जानता है। और तेरे साथ की वजह से ही उसने तुझसे शादी की थी। फिर तू क्यों नहीं बता रहा अपनी शादी के बारे में? समीर, बात वो नहीं है कि उसकी गलती है, बात कुछ और है। अशिक, मुझे सब पता है, तू इसलिए नहीं बता रहा है ना क्योंकि उसके डैड ने तुझसे मना किया। उन्हें डर है उस इंसान का जो उन्हें ब्लैकमेल करता है तन्वी को लेकर। समीर हैरानी से अशिक को देखने लगा तो अशिक ने कहा, मुझे सब पता रहता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा, पर अब ज़रूरत है इसलिए कह रहा हूँ, बता दे। और अब वो इंसान भी नहीं है जिसकी वजह से तन्वी के डैड डर रहे थे। समीर, क्या मतलब? आसिफ, वो उनका कोई दुश्मन था जो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने पता लगवाया तो मुझे पता चला अब वो हमारी कैद में है। तो तुझे तन्वी को और उसके डैड को डरने की ज़रूरत नहीं है। समीर आसिफ की बात सुनकर तुरंत उसके गले लग गया और कहा, थैंक यू सो मच यार। मैं सच में बहुत परेशान था और इसी वजह से मैं अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाया और ना ही उसे दुनिया के सामने ला पाया। आशिक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू ये सब मुझे पहले ही बता देता तो अब तक तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते। समीर, सॉरी, मुझे लगा कि तू पहले ही अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से परेशान है। मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहता था। आशिक, पागल, चल अब तू जा और जाकर तैयारी कर।
मैं भी आराम करता हूँ। समीर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। आशिक ने एक गहरी सांस ली, फिर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बेड पर लेट गया और आज उसके और आरोही के बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब सभी लोग तैयार थे। आशिक और आरब मंडप में बैठे थे और अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें सीढ़ियों से माही और आरोही तन्वी और प्रिया के साथ आती हुई दिखी। आशिक आरोही को जुनून से देख रहा था और आरोही ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थी। आरोही चलकर मंडप के पास आई तो आशिक ने उठकर उसके आगे अपना हाथ कर दिया। आरोही ने अपना हाथ आशिक के हाथ में दे दिया और दोनों मंडप में आ गए। इसी तरह आरब भी माही को लेकर मंडप में बैठ गया। सभी आज बहुत खुश थे। शादी की रस्में शुरू हुई। चारों वरमाला के लिए खड़े हुए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। आज चारों की आंखों में बस खुशी ही खुशी थी, अपने हमसफर को पाने की। आरोही भी आज बहुत खुश थी। फाइनली अश्विक और उसके बीच सब ठीक हो गया था और अब वो और अश्विक दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। जिस दिन के बारे में आरोही ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन भी उसकी जिंदगी में आएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अश्विक से उसकी शादी होगी। जब प्यार हुआ तो लगा कि उसकी और अश्विक की शादी कभी हो ही नहीं सकती है। यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा उसके लिए। पर आज उसका वो सपना सच हो रहा था। चारों वापस बैठ गए। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाया। अपने मम्मी पापा के बारे में सोचकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। काश आज वो यहाँ होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। रूही और अभय ने उसे देखा। फिर वो दोनों विजय जी और रोशनी जी के पास आए और उनसे आरोही का कन्यादान करने के लिए कहा। पहले तो दोनों ने अभय और रूही को ही कन्यादान करने के लिए कहा, पर अभय के बहुत कहने पर वो लोग खुशी खुशी तैयार हो गए। ये मौका वो कैसे छोड़ देते। दो दो बेटियों का कन्यादान करने का मौका जो मिला था उन्हें। पहले उन्होंने आरोही का कन्यादान किया, फिर माही का। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने चारों को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। चारों फेरों के लिए खड़े हो गए। आरोही थोड़ा लड़खड़ाई तो अश्विक ने उसे संभाल लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर फेरे लेने लगा। आरोही एकटक अश्विक के चेहरे को देख रही थी और बाकी सभी उन दोनों को देख रहे थे। अभय ने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, आपने जो मुझे करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिखाया। देखिए आज हमारी आरू कितनी खुश है। रूही ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज अंकल और आंटी सच में बहुत खुश हो रहे होंगे आरू को इस तरह देखकर। अभय, हाँ। चारों के फेरे पूरे हुए। उसके बाद वो लोग वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने अब आरब और अश्विक को माई और आरोही और को सिंदूर लगाने के लिए कहा तो दोनों ने सिंदूर लेकर माई और आरोही की मांग में भर दिया। दोनों की नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था। सिंदूर भरते समय आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे दो बूंद आंसू उसकी आंखों से निकल गए, जिसे अश्विक ने अपने अंगूठे से पोंछ दिया। उसके बाद दोनों ने पंडित जी के कहने पर दोनों को मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आप अब जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आरब और माई को भी पंडित जी ने यही कहा। चारों खड़े हुए और सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बाकी सभी की तरफ बढ़ गए। आसिफ आरोही ने पहले विजय जी और रोशनी जी का आशीर्वाद लिया। विजय जी ने आसिफ को गले लगाकर कहा, मुझे बुरा तो लगा था इस बात का कि आरोही हमारे घर की बहू नहीं बनी, पर मैं खुश हूँ कि उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसे एक ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना पड़ा जो उसके लिए जबरदस्ती के अलावा कुछ नहीं होता। रोशनी जी ने आरोही के गाल पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी कि तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाई, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी उसी से हुई जिसे तुम चाहती हो। दोनों हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। उसके बाद दोनों मीरा जी के पास आए। दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया। फिर मीरा जी ने आरोही को अपने गले से लगा लिया और कहा, हमेशा खुश रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद वो दोनों अभय और रूही के पास आए। आरोही ने पैर छूने के लिए झुकने लगी तो अभय ने उसे रोक दिया और उसे गले से लगा लिया।
अबे, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मुझसे ज्यादा खुश आज अंकल आंटी हो रहे होंगे, है ना? अभय की बात सुनकर रारोई की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसके माथे को चूमकर कहा, हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहना। आरोही अभय से अलग होकर रूही के गले लग गई। रूही ने भी उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रूही, बस बस, अब रोना नहीं है। अब तो खुश होने का समय है। कितने समय बाद तेरे जीवन में ये खुशियां आई हैं, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। हाँ। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। अभय ने अश्विन के आगे हाथ जोड़कर कहा, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मेरी आरू का हमेशा ध्यान रखना। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी देखे हैं और बहुत सखा भी है। तुमसे बस यही गुजारिश है कि अब तुम उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। अश्विक ने अभय के हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आरोही का बहुत ध्यान रखूंगा। और तो मैं आपसे वादा नहीं करना चाहता, बल्कि करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी जान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अबे, मुझे विश्वास है तुम पर। उसके बाद वो दोनों हर्ष के पास आए, जिसकी गोद में हंस था, और पास ही में निखिल रोते हुए खड़ा था। आरोही ने हंस को अपनी गोद में ले लिया और निखिल को भी गले लगने का इशारा किया, तो निखिल जल्दी से आरोही के गले लग गया और रोते हुए कहने लगा, आप क्यों जा रहे हो दी? मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? मुझे रोज कौन उठाएगा? मुझे आपके बिना नहीं रहना। प्लीज मत जाओ ना मुझे छोड़कर। आरोही निखिल की बात सुनकर रोने लगी। उसने अपनी गोद में लिए अंश के दोनों गाल चूम लिए। अंश, बुआ, आप कहाँ जा रहे हो? हर्ष, बेटा बुआ अपने घर जा रही हैं। अंश, हाँ हाँ बुआ, चलो, मुझे भी घर जाना है आपके साथ, बहुत नींद आ रही है। हर्ष, हर्ष बेटा, बुआ अपने घर जा रही हैं। वो हमारे साथ हमारे घर नहीं रहेंगी, वो इन अंकल के साथ उनके घर रहेंगी। हर्ष की बात पर अंश उसे देखने लगा। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हर्ष क्या बोल रहा है। रूही ने आगे बढ़कर हर्ष को आरोही की गोद से अपनी गोद में ले लिया। फिर आरोही घुटने के बल बैठी और निखिल के आंसू पोंछकर उससे कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं तो हैं, और रोज तुझे उठाने आ जाया करेंगे। हाँ। निखिल, मैं आपको बच्चा लगता हूँ क्या, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हो? आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, हमारा निखिल तो बहुत बड़ा हो गया है और समझदार भी है ना, तो वो जिद नहीं करता। हम तुझसे मिलने आया करेंगे, ज्यादा दूर थोड़ी ना जा रहे हैं तुझसे। और फिर अबे भैया और रूही भाभी है ना यहाँ, और अंश भी है तेरे साथ, उसके साथ खेलना। निखिल, नहीं, मुझे आप चाहिए। अबे, निखिल, दीदी कह रही है ना, वो यही है, और फिर तू जब याद करेगा अपनी दीदी को बुला लेना। निखिल, नहीं नहीं, मैं दीदी को जाने नहीं दूंगा। आसिफ, जो कब से ये सब देख रहा था, वो निखिल के पास आया और घुटनों के बल बैठकर निखिल को अपने सामने किया और उससे कहने लगा, आपको यही लगता है ना कि आपकी दीदी आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं और कभी वापस नहीं आएंगी? निखिल ने आंसू भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाया तो अश्विक ने कहा, पर अगर मैं कहूँ कि आपकी दीदी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं, वो वापस आएंगी, और वो भी तब जब आप उन्हें बुलाएंगे। निखिल, सच्ची? अश्विक, हाँ, हर संडे आपकी दीदी आपसे मिलने आएंगी। ठीक है, मैं खुद उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। अब ठीक है ना? निखिल ने एक नज़र आरोही को देखा, फिर अश्विक को देखकर कहा, ठीक है जीजू, आप कहते हो तो मान लेता हूँ। निखिल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निखिल आगे बढ़कर अश्विक को गले लग गया और उसके कान में कहा, आप बहुत अच्छे हो, मेरी दीदी का हमेशा ध्यान रखना। अश्विक ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आपने कहा है तो जरूर रखूंगा। आरोही हर्ष के सामने आई और उसने हर्ष से कहा, जानते हैं जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ था, पर फिर भी तुमने हमारा साथ दिया, एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच हर्ष। हर्ष, चल चल, तेरे लिए नहीं किया कुछ भी, अपने लिए किया, वरना तेरी जैसी बला को मैं थोड़ी झेलने वाला था। हर्ष की बात सुनकर सभी हंसने लगे। आरोही तो उसे मारने ही लगी। आसिफ उसे घूर रहा था। आरोही, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें कहाँ से बला लगते हैं? हाँ। हर्ष, अच्छा, अब छोड़ भी, कितना मारेगी मुझे? आरोही हर्ष से दूर हुई। फिर वो प्रिया के पास गई और उसे लेकर विजय जी और रोशनी जी के पास आई। उसने उन दोनों के सामने खड़े होकर कहा, अंकल, आपसे कुछ मांगना चाहती हैं, क्या हम मांग सकते हैं? विजय जी,
ये भी कोई पूछने की बात है? बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? आरोही ने पहले हर्ष को देखा, फिर प्रिया को, फिर विजय जी की तरफ देखकर कहा, अंकल, हर्ष और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप उन दोनों की शादी करवा दें। आरोही की बात सुनकर सभी हैरानी से हर्ष को देखने लगे, जो सिर झुकाए खड़ा था। विजय जी शांत भाव से आरोही की तरफ देख रहे थे। रोशनी जी तो आरोही की बात सुनकर खुश हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आरोही, क्या हुआ अंकल? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, करेंगे ना हमारी इच्छा पूरी? विजय जी, बेटा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता, पर इस बारे में मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। जिसे शादी करनी है, जिसने प्यार किया है, उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा, तो मैं कैसे ये शादी करवा सकता हूँ? विजय जी की बात सुनकर हर्ष ने तुरंत उनकी तरफ देखा, तो विजय जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, अभी भी कुछ नहीं कहेगा क्या बेवकूफ? अगर तू नहीं करना चाहता तो फिर मैं प्रिया की शादी किसी और से करवा देता हूँ। हर्ष ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं करूँगा। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। वो सिर्फ मेरी है, ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेगी? नहीं कहते हुए वो जल्दी से प्रिया के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, तब उसने पहले प्रिया की तरफ देखा, फिर बाकी सभी की तरफ जो उसे ही घूर रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दीबाजी में क्या कह दिया। वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। प्रिया भी हंसने लगी तो हर्ष ने उसे घूरा। विजय जी, चलो भाई, मतलब मैं हाँ समझू ना, तो फिर जल्दी से प्रिया के पापा से बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। रोशनी जी, पक्का कर देते नहीं, रिश्ता पक्का ही है। अबे हाँ, और अब इनकी जल्दी से शादी करवा दीजिए। और अब हाँ, जल्दी जल्दी करो, ताकि मैं एक और शादी का लड्डू खा सकूं। मीरा जी, एक नहीं दो। मीरा जी की बातों पर सभी उन्हें देखने लगे, तो उन्होंने आगे कहा, हाँ, एक शादी नहीं, दो शादियां होंगी। एक हर्ष और प्रिया की, और दूसरी समीर और तन्वी की। मीरा जी की बात पर सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे, और तन्वी और समीर तो शौक होकर मीरा जी की तरफ देख रहे थे। मीरा जी उन दोनों के पास आई और उनसे कहा, क्या हुआ, इतने शौक क्यों लग रहे हैं तुम्हें? तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा? मैं तुम दोनों से नाराज हूँ। तुम दोनों ने हम सभी से ये बात छुपाई कि तुम दोनों ने शादी कर ली। शादी वाली बात सुनकर तो सभी को शौक लगा, और सभी समीर और तन्वी की तरफ देखने लगे, जो सिर झुकाए खड़े थे। मीरा जी, बोलो समीर, क्यों छुपाया तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच? समीर, सॉरी आंटी, आपसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, पर मैं मजबूर था। मीरा जी, ऐसी भी कैसी मजबूरी जो तुम्हें तुम्हारी पत्नी से दूर रहने के लिए कहती है? समीर ने पहले मीरा जी की तरफ देखा, फिर बाकी सभी की तरफ, फिर तन्वी की तरफ देखकर कहा, वो बात यह है कि कहते उसने सब कुछ बता दिया, कि कैसे उसे तन्वी के डैड के मैसेजेस आते थे, और उन्होंने ही उसे इस शादी के बारे में सभी को बताने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और वो कोई उनका पुराना दुश्मन था, जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपने बेटे की शादी तन्वी से कराना चाहता था, ताकि वो तन्वी को टॉर्चर करके तन्वी के डैड को बर्बाद कर सकें। अपनी बात खत्म करके समीर ने कहा, पर अब सब ठीक है, और मैं आज बताना ही चाहता था सभी को हमारे बारे में, ताकि तन्वी को और इस रिश्ते के बारे में किसी से छुपाना ना पड़े। समीर की बात सुनकर तन्वी शौक हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके और उसके डैड के साथ ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा हुआ कि उसने समीर से शादी कर ली, और डैड ने कुछ बताने को मना कर दिया, वरना पता नहीं आज दोनों के साथ क्या होता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आंखों में आंसू लिए समीर को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। समीर तन्वी के पास आया और उससे कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा दुख नहीं कम कर पाया। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तन्वी, नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बल्कि तुमने जो किया है ना मेरे और डैड के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। मुझे तो पता ही नहीं था इन सब के बारे में, और मैं तुम्हें ही हमेशा दोष देती रही। कभी तुम्हें समझ नहीं पाई कि तुम कितने परेशान होगे, कितनी तकलीफ में होगे। मुझे माफ कर दो। अश्वित, अब अगर तुम दोनों की माफी माफी खेलना बंद हो गया हो, तो पंडित जी यही हैं। या तो आज ही शादी कर लो, या फिर डेट निकलवा लो। अस्सी की बात पर सभी ने हाँ में सिर हिलाया।
समीर ने तन्वी के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। उन दोनों को देखकर सभी बहुत खुश थे। आरब, क्या यार, आप दोनों के चक्कर में हमारा आशीर्वाद लेना तो रह ही गया। आरब की बात पर सभी हंसने लगे। आरब ने माई का हाथ पकड़ा और सभी का आशीर्वाद लेने लगा। रोशनी जी, इसका हमेशा ध्यान रखना। अगर अपने बचपने में यह कोई गलती कर दे तो इसे माफ कर देना। वैसे तो आरोही इसके साथ रहेगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी। आरब, मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, ये अब मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं सुधार दूंगा। माई ने उसे घूर कर कहा। ओए, तुम जो बिगड़े हुए हो उसका क्या? आरब, मैं कहाँ बिगड़ा हुआ हूँ? मीरा जी, अरे बस करो, कभी भी शुरू हो जाते हो। उन दोनों ने बारी बारी सभी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आई विदाई की। सभी ने माई और आरोही को आंसू के साथ खुशी खुशी विदा किया। अभय और निखिल ने आंखों में आंसू लेकर आरोही की गाड़ी को धक्का दिया। ऐसे ही हर्ष ने भी किया। कार में आरोही चुपचाप बैठी आंखों में आंसू लिए खिड़की के बाहर देख रही थी और अश्विक देख रहा था। कुछ सोचकर अश्विक ने पार्टीशन ऑन कर दिया जिससे आगे बैठे लोगों को वो दोनों नहीं दिखे। फिर उसने आरोही को कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमाया तो देखा उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। उसने अपना रुमाल आरोही को दिया। आरोही ने रुमाल लिया और उससे अपने आंसू पोंछने लगी, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज कितना कुछ हुआ था उसकी जिंदगी में। उसके माता पिता की मौत का सच आज उसके सामने आया था, जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था और वो अब संभल नहीं पा रही थी। आशिक ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया, जिससे आरोही की आंखें बंद हो गईं। फिर उसने उसकी आंसू भरी आंखों को चूम लिया, फिर धीरे से उसके दोनों गालों को चूम लिया। इससे आरोही शांत हो गई और अश्विक के प्यार को महसूस करने लगी। अश्विक उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। आरोही को अपने चेहरे पर अश्विक की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। दोनों इतने करीब थे, दोनों। तभी अचानक अश्विक ने अपनी आंखें खोली और आरोही को देखा, जो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। उसे इस तरह देखकर अश्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना माथा आरोही के माथे से जोड़ दिया और दोनों आंखें बंद करके बैठे रहे। थोड़ी देर बाद अश्विक ने कहा, अब ठीक हो? आरोही, हाँ। राजवंशी पैलेस। थोड़ी देर में गाड़ी पैलेस के अंदर आकर रुकी। अश्विक कार से बाहर आया, फिर उसने आरोही को भी आराम से हाथ पकड़कर उतारा। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। दोनों ने देखा वहां आरब और माई उनसे पहले पहुंच गए थे और उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आशिक और आरोही के आने के बाद मीरा जी ने उन्हें दरवाजे पर खड़ा किया और आरती उतारी। उसके बाद उन्होंने आरोही को कलश गिराने के लिए कहा। आरोही ने अपने सीधे पैर से कलश को गिराया, फिर अपने पैरों को कुमकुम की थाल में रखकर उनकी छाप छोड़ते हुए आशिक का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इसी तरह मीरा जी ने माई और अरब की आरती उतारी। उसके बाद माई का गृह प्रवेश किया। सभी आकर सामने हॉल में उस जगह बैठ गए जहां उनकी अंगूठी ढूंढने की रस्म होने वाली थी। वहां एक बड़ा सा पतीला रखा था जिसमें दूध और गुलाब की पंखुड़ियां थीं। दोनों पतीले एक जैसे ही थे। आरोही और रसिक एक के पास बैठ गए और दूसरे वाले के पास माई और आरब बैठ गए। आरब, ये गेम तो मेरा फेवरेट है, देखना इसमें मैं ही जीतने वाला हूँ। माही, ओह हेलो मिस्टर, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को, समझे? आरब, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जीतोगी? माही, वो तो पता चल ही जाएगा जब तुम हारोगे। मीरा जी, बस लड़ना बाद में, पहले रस्म कर लो। आरब और माही, जी मॉम। मीरा जी ने दोनों पतीलों में अंगूठी डाल दी। उसके बाद उन्हें हाथ डालने के लिए कहा। समीर और तन्वी एक्साइटमेंट से चारों को देख रहे थे कि कौन जीतेगा। तन्वी माई और आरोही की तरफ थी और समीर आरब और अश्विक की तरफ और मीरा जी चारों की तरफ। चारों ने अपने हाथ डाले। अश्विक तो बस हाथ डाले आरोही को देख रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। उसने अंगूठी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और अंगूठी आरोही के हाथ लग गई, जिसे उसने बाहर निकालकर सभी को दिखाया तो तन्वी का चेहरा खिल उठा और समीर का चेहरा मुरझा गया। आरब और माही के गेम में तो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, अंगूठी कम ढूंढ रहे थे और दूध ज्यादा फैला रहे थे। आखिर मेहनत के बाद माही को अंगूठी मिली गई, पर वो बाहर निकालती उससे पहले आरब ने उसे अपने हाथ में ले लिया, जिससे माही ने उसे आंखें दिखाई और आरब ने उसे आंख मार दी और अंगूठी को बाहर निकालकर सभी को दिखाया, जिससे समीर के चेहरे पर चमक आ गई
और उसने आरब की पीठ थपथपाकर कहा, वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया। तू कुछ सीख अपने भाई से, पहले ही हार गया। क्या यार? माही, समीर भैया ये जीता नहीं है, इसने चीटिंग की है। अंगूठी मेरे हाथ लगी थी और इसने मुझसे छीन ली। आरब, अब हारने के बाद तो हर कोई यही कहता है। तन्वी, चिंता मत कर माही, अभी 2 राउंड बचे हैं, दिखा देना इसे बच्चू को। माही, हाँ बिल्कुल, अब देखो तुम इधर। आरोही और अश्विक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अश्विक उसे देख रहा था और आरोही शर्माकर अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। गेम वापस शुरू हुआ। इस बार अश्विक ने अंगूठी निकाल कर दिखाई और आरव और माही में इस बार माही ने आरव से छीनने से पहले ही अंगूठी बाहर निकाल कर दिखा दी और आरव को जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगी। आखिरी राउंड में भी माही ही जीती और आरव का चेहरा उतर गया। समीर ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ कर कहा, क्या यार, तेरी तारीफ कर दी तो तूने तो इज्जत का कचरा ही कर दिया। आरब, भाई आपकी शादी में देखूंगा कि आप कितना जीतते हैं। तन्वी भाभी से। अश्विक और आरोही में तीसरे राउंड में दोनों के हाथ में अंगूठी लगी तो अश्विक ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालकर सभी को अंगूठी दिखा दी, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारी रस्में हो जाने के बाद मीरा जी ने माही और आरोही को तन्वी के साथ उनके कमरे में भेज दिया। नीचे समीर, अश्विक और आरब बैठे बात कर रहे थे। ऊपर आरब के कमरे में तन्वी ने माही को आरब के बेड पर बैठा दिया। तन्वी, ऑल द बेस्ट माही। माही ने आरोही का हाथ पकड़कर कहा, दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो सब ठीक था, पर अब। आरोही और तन्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आरोही ने माही का हाथ प्यार से पकड़कर उसके पास बैठकर उससे कहा, डर क्यों लग रहा है? आरब तो बहुत अच्छे हैं और तुझे समझते भी हैं। जैसे अभी तेरी हालत है वैसी उनकी भी होगी। आखिर उनकी भी पहली शादी है तो डर तो उन्हें भी लग रहा होगा ना। पर देखना, तुझे देखकर कैसे उनका डर निकल जाएगा। वो तुझे समझते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तो देखना वो तेरे इस डर को तेरे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। पर तेरा भी तो कुछ फर्ज है ना अपने पति के लिए, कि तू भी उन्हें समझे, उनके डर को समझे और फिर उनका साथ दे, जैसे वो तेरा देते हैं। हाँ, वो कोई पराये नहीं है, अब वो तेरे पति हैं जिनसे तू बहुत प्यार करती है। आरोही की बात सुनकर माही को अच्छा लग रहा था। उसने कहा, हाँ दी, आपने सही कहा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, हमेशा उनका साथ दूंगी और उन्हें समझूंगी। तन्वी, क्या बात है, हमारी माही तो बहुत समझदार है। चलो तुम आराम से बैठ जाओ, आरब आता ही होगा। हाँ, मैं आरोही को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। माही ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तन्वी और आरोही वहां से चले गए और माही आराम से बेड पर बैठकर आरब का इंतजार करने लगी। हालांकि उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी वक्त के साथ, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तन्वी आरोही को लेकर अश्विक के रूम में आई। दोनों कमरे में अंदर आए। आरोही ने देखा अश्विक का रूम बहुत बड़ा और सुंदर था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और उसकी महक पूरे कमरे को महका रही थी। कमरे को देखकर आरोही की धड़कन तेज हो गई। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। तभी पीछे से तन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो तन्वी की तरफ मुड़ी। तन्वी उसे लेकर बेड के पास आई और उसे आराम से बेड पर बैठाकर कहा, तुम शांत हो जाओ, सब अच्छा होगा। और अश्विक को तो तुम जानती हो, वो खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आरोही, जैसे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है ना, वैसे ही अश्विक ने भी बहुत कुछ सहा है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। पहले हम सब बहुत खुश रहते थे। अश्विक जैसा अभी है वैसे वो पहले बिल्कुल नहीं था। पहले वो बहुत शरारती था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर अश्विक आरब से भी ज्यादा शरारती था। पर जब से अंकल गए हैं वो बिल्कुल टूट गया था। वो अंकल के बहुत करीब था, उनसे बहुत प्यार करते थे। अंकल भी उसे अपना बेटा कम और दोस्त ज़्यादा समझते थे। अश्विक अपनी सारी बातें अंकल से शेयर करता था, पर जब वो गए तो अश्विक की मासूमियत, उसकी शरारत सब ले गए। उनके जाने के बाद अश्विक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी चिंता आंटी को हमेशा रहती थी। उन्होंने काउंसलिंग भी करवाई थी, पर कोई फायदा नहीं निकला। वो हमेशा गुमसुम सा बैठा रहता था। बहुत मुश्किल से एक दिन आंटी उसे कमरे से निकालकर हॉल में ले आई थी। तब आंटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, फोन पर बात करते हुए, और अश्विक नीचे चुपचाप बैठा था। तभी अचानक आंटी का ध्यान नहीं गया और उनका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और गिरने लगी, और उनके चिल्लाने की आवाज़ से अश्विक को होश आया। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो आंटी को इस हालत में देखकर वो बिल्कुल डर गया था।
वो तुरंत उनके पास गया और गार्ड्स की मदद से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया। वो बहुत डर गया था। अंकल को तो वो बचा नहीं पाया था। अब वो आंटी को नहीं खोना चाहता था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। मुझे भी जब पता चला तो मैं भी हॉस्पिटल गई थी। तब वो बहुत रोने लगा था। मुझे देखकर कहता कि उसकी वजह से आंटी की हालत हो गई। हम सबके बहुत समझाने पर वो थोड़ा शांत हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि आंटी को ज़्यादा चोट नहीं आई, जिसे सुनकर अश्विक थोड़ा शांत हुआ था। उस दिन के बाद से वो आंटी का बहुत ध्यान रखने लगा था और खुद को भी संभालने की कोशिश करने लगा था। पर इस घर का हर कोना उसे अंकल की याद दिलाता था। इसलिए उसने अपने एमबीए के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया। उसके जाने की बात पर आंटी बहुत मुश्किल से मानी थी, पर वो भी समझती थी अपने बेटे की मुश्किलों को, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया था। पीछे से आंटी ही अंकल का बिजनेस संभालती थी। काफ़ी सालों बाद अभी वो वापस आया था, आंटी के बहुत कहने पर। अश्विक के बारे में जानकर आरोही की आंखें नम हो गईं। उसे भी आज पता चला था कि अश्विक के पापा का मर्डर हुआ था। तन्वी, जानती हुई सारी बातें आंटी को कहनी चाहिए थी, पर उनकी दोस्त होने के नाते मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा उसके साथ रहना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। आरोही, हम आपसे वादा करते हैं, हम अश्विक जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो हमारी जिंदगी है और कोई अपनी जिंदगी के बिना कैसे रह सकता है। आरोही की बात पर तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आरोही से कहा, चलो मैं चलती हूँ और अश्विक को भेजती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। आरोही ने हामी से रिलाया। तन्वी कमरे से निकलकर दरवाजा बंद करते हुए नीचे चली गई। आरोही बेड से उठकर बालकनी में आ गई। वहां की ठंडी हवाएं उसके मन को सुकून पहुंचा रही थी। वो वहां खड़ी होकर अश्विक के बारे में सोचने लगी। तन्वी नीचे अश्विक और आरव और समीर के पास आई। तन्वी, अब बस भी करो, तुम तीनों आज ही सारी बातें कर लोगे क्या? आंटी समझाओ ना इन्हें। मीरा जी, बेटा मैं तो कब से कह रही हूँ, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? आरव, आंसू बेटा, अब बस करो, थक गए होगे तुम सब। चलो जाओ अपने अपने कमरे में, बाकी का काम कल कर लेना। आशिक, जी मम। छोटे चल, समीर तू भी आज यहीं रुक जा। समीर ने हामी से रिलाया। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। समीर तन्वी की तरफ बढ़ने लगा तो तन्वी ने उसे रोककर कहा, हाँ हाँ, वहीं रुक जाओ, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। समीर, क्यों? तन्वी, क्योंकि भले ही मैंने तुम्हें सभी के सामने माफ कर दिया हो, पर तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया, मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैं नाराज हूँ। और उससे भी बड़ी बात, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम मेरे करीब नहीं आओगे, समझे? समीर, पर हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है ना, तो फिर? और रही बात छुपाने की, तो उसमें मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तन्वी, ठीक है, पर एक शर्त पर। समीर, कैसी शर्त? तन्वी, यही कि तुम तब तक मेरे करीब नहीं आओगे जब तक हमारी शादी सभी लोगों के सामने नहीं हो जाती। बोलो, मंजूर है? समीर ने तन्वी को घूर कर देखा, फिर नामे से हिलाते हुए कहा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, नहीं आऊंगा, ओके। तन्वी, हाँ गुड, चलो अब बाय, गुड नाइट। समीर, अरे वो तो बोलो। तन्वी, वो क्या? समीर, वो आई लव। तन्वी, वो तो शादी के बाद बाय कहते हुए। वो हंसते हुए वहां से गेस्ट रूम की तरफ चली गई। समीर ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू तन्वी। फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। आरब का कमरा। आरब अपने कमरे में आया और उसने दरवाजे से बेड के ऊपर बैठी माही को देखा, जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो एकटक उसे देखने लगा, फिर धीरे से अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज से माही समझ गई कि आरब आ गया है, जिससे उसकी सांस भारी होने लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। आरब चलकर उसके पास आया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। आरब, क्या हुआ जंगली बिल्ली, इतनी शांत कैसे बैठी हो तुम? आरब की बात सुनकर माई ने तुरंत अपना घूंघट हटाया और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूर कर कहा, ओए लंगूर, मैं कहाँ से तुम्हें जंगली बिल्ली लगती हूँ? हाँ? आरब ने मुस्कुराते उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, हर जगह से। आरब के इस तरह से देखने से माही सकपका गई और सीधी बैठ गई। माही, देखो तुम। आरब, अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें दिखाने की? थोड़ा इंतजार तो करो। कैसी बेशरम लड़की है, अभी से अपने पति को बोल रही है, देखो। माही ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए घूर कर उसे देखकर कहा, ओ,
तुम कितने बुरे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कुछ भी मत बोलो तुम। आरब, तो फिर क्या मतलब था, तुम ही बता दो। कहते हुए वो उसके करीब आने लगा। आरब को अपने इतने करीब देखकर माई की तो सांसें ही अटक गई थी। माई ने अटकते हुए कहा, आरब, तुम क्या कर रहे हो, दूर रहो ना। आरब ने उसके कान के पास आकर धीरे से उसके कान में कहा, क्यों, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या। माई की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आरब को जब थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपना मुंह माई के सामने करके उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने माई के मुंह पर फूंक मारकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम, बैठे बैठे कौन सोता है। माई ने आरब की आवाज़ से आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कहा, मैं सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद कर रखी थी। आरब, क्यों। अब माई क्या बोले कि उसने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। क्योंकि उसकी धड़कन उसका साथ नहीं दे रही थी, वो बेकाबू हो रही थी आरब के इस तरह करीब आने से। माई ने कुछ नहीं कहा। आरब समझ तो गया था, बस उसे छेड़ रहा था। कुछ देर उसे देखकर उसने कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम कंफर्टेबल नहीं हो। माई ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो बेड से उठी तो उसके लहंगे में पैर उलझ गया। वो गिरती उससे पहले आरब ने उसे संभाल लिया और उसे गोद में उठाकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर आया। माई बस एकटक आरब को देख रही थी। इस समय उसे आरब बहुत प्यारा लग रहा था। आरब उसके पीछे खड़े होकर धीरे धीरे उसके गहने उतारने लगा। कुछ देर बाद जब उसने सारे गहने उतार दिए और माई को देखा, जो इस समय उसके सामने सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में खड़ी थी। माई को इस तरह देखकर अरब उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसने पीछे से उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और हल्के से उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे माई ने अपनी आंखें बंद कर अपने लहंगे को मुट्ठी में कस लिया। आरब ने आईने में उसे देखा तो वो इस समय उसे बहुत प्यारी लग रही थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा माई के कान के पास किया, धीरे से उसके कान में कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो, वरना मेरा सब्र खत्म हो जाएगा, फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आरब की बात सुनकर माई को और ज्यादा शर्म आने लगी और उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। वो तुरंत आरब से अलग हुई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पर दरवाजे पर पहुंचकर उसे याद आया कि उसने कपड़े तो लिए ही नहीं। इसलिए वो वापस आरब की तरफ बढ़ी और बिना आरब को देखे उसने अपने बैग से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। आरब ने जब माई को इस तरह शर्माते देखा तो वो अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने भी कपड़े निकाले और रूम में चेंज करने लगा। बाथरूम के अंदर माई दरवाजे से लगकर खुद की सांसों को संभाल रही थी, जो आरब के इस तरह नजदीक आने से असामान्य हो गई थी। खुद को संभाल कर उसने अपने कपड़े चेंज किए। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकली और आरब की तरफ हल्के से पलकें उठाकर देखा तो उसने देखा कि आरब ने चेंज कर लिया है और वो सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा है। दरवाजे की आवाज़ से आरब ने माई की तरफ देखा तो देखता रह गया। सिंपल पतली सी मैरून रंग की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी के साथ आरब के नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र और शादी का चूड़ा, इन सभी ने मिलकर जैसे उसके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया हो। इस लुक में आरब को माई बहुत प्यारी लग रही थी। वो माई को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। माई ने जब आरब को अपने पास आता महसूस किया तो उसने अपनी साड़ी को मुट्ठी में कस लिया और खुद को आगे के लिए तैयार करने लगी। आरब उसके करीब आया और उसने हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर अपने प्यार का स्पर्श छोड़ दिया। फिर उसने उसकी बंद पलकों को चूम लिया और फिर उसके दोनों गालों को आहिस्ता से चूम लिया। उसके होठों के करीब जाने से पहले उसने अपनी आंखें खोलकर माई को देखा। माई ने अरब को जब रुकते महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोलीं, जो सीधा अरब की आंखों से जा मिली। अरब उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे इजाजत मांग रहा हो, जिसे महसूस करके माई ने शर्म से अपनी पलकें नीचे कर लीं। उसके बाद अरब ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े ही प्यार से उसे चूमने लगा। दोनों की ही यह पहली किस थी, इसलिए दोनों के ही शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। फिर भी अरब ने उसे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद अरब उससे अलग हुआ और नीचे झुककर उसने माई को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसे आराम से बेड पर लिटा दिया और उसकी बगल में लेटकर उसे देखने लगा। दोनों ही शुरू से लड़ते झगड़ते आए थे, पर आज ना जाने क्यों माही को उसकी चुप्पी बुरी नहीं लग रही थी।
उसकी चुप्पी से माई को अपने शरीर में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। आरव उसे देखते हुए एक बार फिर उसके करीब गया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। माई भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे दोनों अपने प्यार की प्यारी सी दुनिया में खो गए। कमरे में जलती बुझती मोमबत्तियां माहौल को और खुशनुमा बना रही थीं। लड़ते झगड़ते एक दूसरे की टांग खींचते हुए उनके रिश्ते को आज आखिरी मंजिल मिल ही गई जिसे दोनों ने पा लिया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।